नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्वास्थ्य जीवन कार्यक्रम में और मैं हूं अनुरिता सक्सेना। अपने इस कार्यक्रम में हम आपके पास वो सारी जानकारी लेके आते हैं जिससे आप अपने और अपने परिवार के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रख सकें। बारिश का मौसम शुरू हो गया है तो क्यों ना आज जल की बात करें। जल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये हम सबको पता है। अगर हम अपनी धरती की बात करें तो इसका 3/4 हिस्सा जो है वो जल से बना होता है। हम भी तो बहुत बड़ा हिस्सा हमारा जो है यानी हमारे शरीर का जल से है, लेकिन यही जल अगर दूषित हो जाए तो वो हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि दूषित जल में बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया हो जाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। WHO का ये अनुमान है कि पूरे विश्व में 80% बीमारियां जो हैं वो जल की वजह से होती हैं। तो अपने आज के इस कार्यक्रम में हम जल जनित रोग की ही बात करेंगे। देखेंगे कि ये कौन से रोग होते हैं, इनका किस तरह से इनकी रोकथाम की जा सकती है। और इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेन बनियाल जो कि नेशनल हेल्थ मिशन में हैं। और आपका मैं बहुत स्वागत करूंगी डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप NHM में करते क्या हैं? मैं NHM में एक स्टेट सर्विलेंस ऑफिसर यानी कि निगरानी जो डिजीज़ के बारे में जो है, कोई भी डिज़ीज़ हमारे हिमाचल में उनका क्या प्रकरण रहता है, किस तरह हम उसको कंटेन करें जितना जल्दी से जल्दी हमें पता लगे और उस पर हम उसका यानी कि जल जनित बीमारियां भी जो हैं हिमाचल में होंगी तो उसके ऊपर भी मॉनिटरिंग और सर्विलेंस करना आप लोगों का काम है। और पूरी कोशिश ये भी होती होगी कि ये होने ही ना पाए, लोगों को पहले से ही उसके बारे में अवेयर करा दें। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही होगा कि ये जो जल जनित बीमारियां हैं वो दूषित जल की वजह से होती हैं, तो आप लोगों के हिसाब से कि किस जल को हम दूषित जल कहते हैं? देखिए, दूषित जल अगर हम बात करें तो 3-4 प्रकार का होता है। जैसे कि अगर एक जल में किसी तरह के जैसे मिट्टी और मिट्टी के कण मिले होते हैं, जैसे फिजिकल कंटामिनेंट की हम बात करें जी, तो वो एक तरह का होता है। यानी कि जैसे बारिश में हम बहुत देखते हैं कि गंदा पानी आ रहा है तो वो दूषित जल हो गया। दूषित जल हो गया जी। फिर उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो जो एग्रीकल्चरल, जो जैसे हम कुछ भी खेती बाड़ी वगैरह करते हैं तो उस टाइम केमिकल्स का, पेस्टिसाइड्स का, खाद का जो इस्तेमाल होता है, जो केमिकल से बनी होती है जी, वो भी किसी न किसी तरह पानी से मिल जाती है, क्योंकि जब बारिश होगी तो पानी तो नदी की तरफ बहता ही है जी। तो किसी तरह सीप करके वो भी एक तरह का कंटामिनेशन रहता है। तीसरा जो मेजर रहता है वो है सिवेज का, जिसको हम कहते हैं जो मल जो है अगर पानी में मिल जाए किसी भी तरीके से, चाहे वो एक खुला आपका सिवेज सिस्टम खुला है उससे मिल रहा है या आप खुले में शौच कर रहे हैं, तो वो एक सिवेज वेस्ट जो है वो चाहे वो ह्यूमन का हो चाहे वो एनिमल्स का हो, किसी का भी हो, तो वो सारा जो वेस्ट जो है अगर पानी में मिलता है तो वो भी उसे कंटामिनेट करता है जी। तो लास्टली अगर हम बात करें तो वो है नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कई बार आपके हमारे यहाँ कोई फ्लड्स वाली सिचुएशन आती है या किसी जैसे जो अभी जैसे गुजरात में भी हुआ, हाँ जी, बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस वजह से जब पानी खड़ा होता है तो उस टाइम भी जो उसमें मिलावट होती है कई तरह के केमिकल्स की या नेचुरल जो मिनरल्स हैं जो ज़मीन में दबे हैं वो भी बाहर आते हैं, तो उससे भी कंटामिनेशन होता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम अपनी बात करें, आम बीमारियों की जब बात करते हैं आम लोगों की, तो जो बीमारियां होती हैं तो वो तो हम अपना जो रोज़मर्रा में पानी पी रहे हैं या जो पानी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसी से हो जाती हैं। तो कौन सी ये बीमारियां हैं और क्यों बारिश के मौसम में कहा जाता है कि जल जनित रोग जो है वो ज़्यादा होने लग जाते हैं? जी, इसमें अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो एक आम आदमी बात करता है वो करता है बात दस्त की। तो दस्त की अगर हम बोलें तो हमें पता है कि ये जल जनित से ही मोस्टली होता है, जिसमें कई प्रकार के हैं। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले जो कॉलरा जिसकी बात करते हैं, जिसको हम हैजा भी कहते हैं, तो उसमें जो एकदम ही आपको जो दस्त जो है बहुत ज़ोरदार पेट दर्द के साथ और उसके साथ आपको कभी-कभी वॉमिटिंग्स भी बहुत ज़्यादा जी, उल्टी वगैरह भी होती है, तो वो जो है कॉलरा का, क्योंकि सबसे डेंजरस उसमें इलाज करना नहीं होता, ये इलाज जो है वो तो एक अपार्ट है, पर सबसे पहले अपना जो है हाइड्रेशन की बात करें कि अपने आप का जो पानी है, जो पानी का लॉस हो रहा है उसको ज़रूर सबसे पहले उसका ध्यान रखें।
इलाज हमेशा, चाहे आप हॉस्पिटल में आएंगे तो उसके बाद ही होगा, पहले डिहाइड्रेशन हमारा। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात कही कि पेट से रिलेटेड ज़्यादातर बीमारियां जो हैं वो जल जनित ही होती हैं ज़्यादातर, जब क्योंकि अगर आपका हाजमा, दूषित जल जो है वो आपके शरीर में पहुंचता है और पहुंचने के साथ ही आपके हाजमे को सबसे पहले ख़राब करता है। कॉलरा की आपने बात करी तो बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा लूज मोशंस, इतने ज़्यादा दस्त होते हैं उसमें कि इंसान बार बार जाता है और शरीर का पानी जो है वो लॉस उसका होने लगता है। डिहाइड्रेशन जो है वो आपने सही कहा। मैं ये भी चाहूँगी डॉक्टर साहब कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि डिहाइड्रेशन का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, कि क्या सिर्फ पानी का लॉस डिहाइड्रेशन होता है? देखिए, डिहाइड्रेशन अगर एक आम आदमी के उसमें बात करें तो जितना आप पानी लेते हैं उससे ज़्यादा अगर आपका पानी का लॉस हो तो उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं जी। तो डिहाइड्रेशन के अलग अलग तरह के हैं, जैसे मॉडरेट हो गया, सिवियर हो गया, मतलब कि आपका बहुत ज़्यादा अगर पानी का लॉस हो गया बॉडी में तो क्या है कि जैसे आपने शुरू में ही अपने इसमें कहा कि आज हमारी बॉडी का जो मोस्टली पार्ट है पानी से बना हुआ है, तो हमारे जो बॉडी के अंदर के मैकेनिज्म्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो अगर पानी का लॉस होगा तो वहाँ कहीं ना कहीं वो जो है सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं। जब वो सिस्टम्स में इफ़ेक्ट करेंगे तो उस वजह से सडन कोई आपको जो है इवन डेथ्स भी इसमें जी डॉक्टर साहब, अक्सर सुनने को मिलता है कि डेथ जो है वो डिहाइड्रेशन की वजह से हो गई। कि मैंने ये भी सुना है डॉक्टर साहब कि अक्सर लोगों को ये लगता है कि अगर पानी की कमी हुई है तो अगर आपने 4 गिलास पानी पी लिए तो उससे आपका जो बॉडी में पानी का लॉस हुआ है वो पूरा हो सकता है। क्या ऐसा होता है सादा पानी पीने से? देखिए, जब तो खासकर दस्त के उसमें तो हमारा पुरजोर कोशिश यही रहती है कि ORS जो है वो बनाया जाए, चाहे वो पैकेट से बनाएं चाहे घर पे बनाएं, पर ORS का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि वो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स, जी ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। उससे क्या रहता है कि आपका जो इलेक्ट्रोलिटिक इम्बैलेंस मतलब कि बॉडी में जैसे जो सोडियम वगैरह के लेवल होते हैं वो अभी अगर इम्बैलेंस हो जाए तो उसको भी वो मेंटेन करता है, और इसमें जो है इससे बॉडी आपकी फिर दोबारा हाइड्रेशन जो है आपका प्रॉपर होने लगता है। तो डॉक्टर साहब, ORS के घोल जो हैं वो बाज़ार में भी मिलते हैं, लेकिन अगर किसी के पास ORS ना हो घर पे तो सही तरीका ORS बनाने का क्या है? मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि लोगों को जो है ORS तो डेफिनेटली अवेलेबल मिलता है, पर हाँ अगर इमीडिएटली जो आपको करना है नहीं हो, अगर घर में कभी कभी हो जाता है जी 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 तो उसमें आप ये बेसिकली ORS जो होता है नमक और चीनी का घोल होता है, जो अगर मैं आपको कहूँ कि 1 लीटर पानी में और यानी कि 4 गिलास हाँ पानी में। मैं इसमें डिटेल में इसलिए बताता हूँ कि 1 लीटर पानी जो है वो साफ पानी होना चाहिए, उबाला हुआ, जिसमें मैं उबाल के पानी आप ठंडा करके फिर उसे 1 लीटर की बोतल में लें। अच्छा, ये ज़रूरी है कि आप अगर 1 लीटर की बोतल में उसे लेके भर के फिर उसको जो है आप किसी सॉल्यूशन उसमें कंटेनर में या ग्लास में डाल लें, हाँ भगोने में डाल लें जी। फिर उसमें 6 चाय के चम्मच जो है चीनी के और आधा चम्मच नमक का, चाय का चम्मच जो है टीस्पून जो बोलते हैं उसका मिला के फिर आपका उस सॉल्यूशन को आप 1 लीटर पानी में मिला घोल लें। तो हमारे दर्शक जो हैं ये इस बात को बहुत अच्छे से समझें कि आपको 1 लीटर पानी चाहिए और वो पानी जो आपने उबाला हुआ हो और ठंडा किया हुआ हो, आप उसको 1 लीटर की बोतल में भर लें, देख लें कि वो 1 लीटर ही है, उसमें अंदाज ना लगाएं, और उसमें आप फिर 6 चाय वाले जो चम्मच होते हैं, क्योंकि चम्मच का साइज़ भी अलग अलग होता है, तो जो टीस्पून है 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक मिला के रख लें। और अगर घर में किसी को भी कॉलरा हुआ है या हैजा या फिर टाइफॉइड या जो भी इस तरह की पेट रिलेटेड बीमारियां हैं तो आप ये वाला घोल पिलाएं। और वैसे तो जो बाज़ार में ORS मिलता है वो भी अच्छा होता है बहुत। इसमें एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा मैम कि आप जो उसे चीनी जो है वो 6 ही मिलानी है और नमक आधा। अगर आप उसे ज़्यादा मिलाते हैं तो भी हो सकता है कि दस्त आपके कंट्रोल जो है थोड़ा कम रहे। तो मेरा सभी से है कि 6 चम्मच जो है हमेशा याद रखें, चाय के चम्मच 6 और आधा चम्मच नमक का मिलाएं, ताकि उसका एक प्रॉपर जो सॉल्यूशन बनता है पानी में, 1 लीटर पानी में
पानी भी 1 लीटर हो। जी, मतलब ऐसा हाँ। नहीं है कि अगर मीठा पीने का मन कर रहा है तो आपने उसमें 8-10 चम्मच चीनी मिला दिया। जी, जी, तो जी। अगर मीठा पीना है तो अलग से पिए। हाँ, ORS जो है वो 6 चम्मच से ही बना वो है। ऐसे ही तो इसी तरह से जी, बनता है। हाँ तो जी। डॉक्टर साहब ये तो जैसे कॉलरा के जो शुरुआती लक्षण है, जैसा आपने कहा कि वो दस्त और वॉमिटिंग से ही शुरू होते हैं और बहुत सिवियर होते हैं, और इसमें हमेशा ही फ़ौरन इसको कभी भी ऐसे नहीं लेना चाहिए कि कोई बात नहीं हम घर में ठीक हो जाएंगे। अपने जो आपका सबसे नियरेस्ट क्लिनिक हो या हॉस्पिटल हो जी। या आपका जिसे कहते हैं PHC हो, तो स्वास्थ्य वहाँ केंद्र, हाँ स्वास्थ्य जी, केंद्र जो हो जी, वहाँ पर जी, ज़रूर जाएं। ज़रूर जाएँ, जी, हाँ। अच्छा, टाइफाइड और दूसरे जो आपके और कौन से रोग होते हैं डॉक्टर साहब जल जनित? टाइफाइड है जो साल्मोनेला टाइफाई से होता है। इसमें भी मोस्टली आपको फीवर भी रहता है साथ में, और दस्त वगैरह जो नॉर्मल है वो तो रहते ही रहते हैं। पर इसमें थोड़ा टेस्टिंग की अगर बात करें तो इसमें नॉर्मली लोग विडाल टेस्ट भी कराते हैं। तो इसके अलावा ऑल इसका IgM का टेस्ट भी होता है। मतलब कॉलरा और टाइफाइड दोनों ही पेट की बीमारियां हैं। जी। और टाइफाइड, डाइसेंट्री भी डॉक्टर साहब जी। पेट की ही बीमारी है। डाइसेंट्री, इन तीनों में फ़र्क क्या है? मतलब अगर हम देखें, अगर हम सिम्टम लक्षण की बात करें तो इन तीनों में क्या फ़र्क होता है? लक्षण में ये बहुत ही, मतलब टाइफाइड में आपके फीवर भी रहता है। कॉलरा में आपके जो है आपके दस्त जो है, डायरिया जो है उसकी इतनी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, साथ में आपके वॉमिटिंग भी शुरू होती है। डाइसेंट्री की बात करें तो ठीक उसमें भी एक्चुअली सिम्टम्स का तो डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जैसे अगर उसमें लें कि मल का डिफरेंस होता है। जैसे आप अगर टेस्ट कराएंगे तो पता लगेगा, हाँ, बट अदरवाइज तीनों जो हैं वो एक जैसे ही दिख सकते हैं। जी। तो दर्शकों से हम लोग का यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर कोई भी ऐसे सिम्टम हैं तो आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और कोशिश करें कि अपना टेस्ट करा लें, और ORS ज़रूर पीते रहें, चाहे घर का बना हो चाहे बाज़ार का हो, और कोशिश करें कि ये बीमारी बढ़ने ना पाए। जी, सबसे पहले शुरू में ही मतलब ORS तो पहले से ही आप घर से ही शुरू करें। जी। थोड़ा बच्चों के मामलों में और बुजुर्ग के मामले में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो हैं इसके लिए सडनली बहुत प्रोन होते हैं। तो इसमें हमारे जो है जिंक भी दी जाती है, जो 15 दिन के लिए आप दे सकते हैं, वो भी इजीली अवेलेबल होती है। तो वो आप एक अगर शुरू कर दें तो आई थिंक आपके दस्त और ये जो है थोड़ा कंट्रोल हो सकती है। डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस भी तो जल जनित रोग ही है, जो जिसको हम पीलिया कहते हैं। जी। उसमें क्या होता है? हाँ, इसमें थोड़ा डिफरेंट रहता है। ये बेसिकली एक RNA वायरस से होता है। तो इसमें आपका साथ में जो पीलिया की बात करते हैं, तो पीलिया के सिम्टम्स साथ में आते हैं। चाहे वो आपका पेशाब का रंग जो है वो बदल जाता है, बिल्कुल पीला हो जाता है, आईज या भी पीली होने लगती हैं। आईज बिल्कुल में तो बिल्कुल आपकी आईज वगैरह जो प्रॉपर सिम्टम्स है, इचीनेस भी आ जाती है, क्योंकि 2 तरह के होते हैं, A और E। तो E में थोड़ा इचीनेस वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं। बाकी जो पीलिया वाले मेजर इसमें सिम्टम्स रहते हैं। सबसे बड़ी बात इनमें ये है कि डायरिया में एज सच ट्रीटमेंट पार्ट तो है, वो तो जो अगर वायरस की बात करें तो वायरस में ट्रीटमेंट पार्ट में हम सिम्टोमेटिकली ही उसको मैनेज करते हैं कि आप अगर डिहाइड्रेटेड है तो हाइड्रेशन करो। तो इसीलिए हमारा जो सबसे पहले, चाहे आप हॉस्पिटल पहुंचे भी नहीं हैं तो ORS का प्रयोग ज़रूर से करें। तो डॉक्टर साहब, टेस्ट की कौन सी फैसिलिटीज़ हैं? और आप तो जैसे NHM में हैं और आप देख रहे हैं, सर्विलेंस वाला काम है आपका, तो सरकार की तरफ से जो जल जनित रोग हैं उनके टेस्ट के लिए और उपचार के लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं? जी, इनके टेस्ट जो हैं हर आपके जो मेडिकल कॉलेजेस जो हैं हमारे चेन्नई जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे होते हैं। और मैं एक बात सभी को बता दूं कि इसके टेस्ट जो हैं निःशुल्क होते हैं। ये हमारे एसेंशियल ड्रग उसमें है, डायग्नोस्टिक्स में है, फ्री डायग्नोस्टिक में। तो टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इन सब के टेस्ट फ्री में, इवन CHC लेवल पे। और इवन हम उसमें आउटसोर्स भी लैब्स हमारी हैं जो कृष्णा डायग्नोस्टिक के थ्रू, जिसमें जो है थ्रू हब एंड स्पोक मॉडल जिसको हम कहते हैं, कि वो वहाँ सैंपल ला के फिर टेस्टिंग करके आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अगर दूर गाँव में भी लोग बैठे हैं तो इसके थ्रू अपना सैंपल भेज के टेस्ट करा सकते हैं, और तब तक पास के स्वास्थ्य केंद्र से जो दवाइयाँ वो ले सकते हैं। और ORS जैसा आपने कहा बार बार, ORS का इस्तेमाल ज़रूर करते रहें। और ORS जो है, मैं आपको कहूँगा कि ये तो हमारे शायद सब सेंटर लेवल तक जो है, ये सब सेंटर लेवल तक अवेलेबल है। ORS, मेट्रोनिडाजोल, जो बेसिक जो हमारी ड्रग्स हैं,
जो दस्त के लिए जो हम प्रिलिमिनरी जो इस्तेमाल करते हैं तो वो अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ऐसा लगता है ज़रूर ORS लें और अपने पास भी आप प्री पैक रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने ये भी सुना है कि सरकार जो है वो ORS के पैकेट्स जो हैं वो कम, जहाँ जिनके बच्चे कम उम्र के होते हैं, छोटे बच्चे हैं या प्राइमरी स्कूल्स हैं, वहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके बारे में भी कुछ बताएं। ये एक इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट करके प्रोग्राम होता है, जिसमें जो है एक फोर्टनाइट मतलब 2 वीक्स तक जो है, हफ्तों तक जो है हम इसको लोगों को उसके ज़रिए पैकेट्स जो हैं जो खासकर जो 0 से 5 साल के बच्चे होते हैं उनके घरों में, तो हम ये पैकेट्स आशा के थ्रू पहुंचवा देते हैं, ताकि अगर उनके ऐसा कोई केस अगर आता है कोई दस्त का, तो वो ज़रूर उसको ORS घर पे ही बना के बच्चे को पिला दे, क्योंकि बच्चे में मोस्टली प्राइम मेडिसिन ORS ही है डायरिया के ट्रीटमेंट। यानी कि हमारे जिन दर्शकों को ये बात नहीं पता है, उन्हें ये पता होनी चाहिए कि आपकी जो आशा वर्कर्स हैं उनके पास आम तौर पर ये ORS मिलता है और जो प्राइमरी दवाएं हैं वो भी मिलती हैं, तो इसलिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं भी है या तो खुद बना लें और नहीं तो अपनी आशा वर्कर्स को कांटेक्ट करें। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई कॉलरा, टाइफाइड, डाइसेंट्री और हेपेटाइटिस की, लेकिन जब बारिश शुरू होती है तो बारिश के साथ मच्छर भी आते हैं, तो उनको भी हम एक तरह से जल जनित रोग ही कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मच्छर जो हैं वो ठहरे हुए जल में या जो स्टैग्नेशन, जो जहाँ जहाँ बारिश का पानी भर जाता है उसकी वजह से होते हैं। तो मच्छरों से होने वाली 2 सबसे मेन बीमारियां हैं, डेंगू और मलेरिया। उसके बारे में कुछ आप हमारे दर्शकों को बताएं। अगर हम मलेरिया की बात करें तो हमारे प्रदेश में अभी इस वक्त जो है हम मलेरिया के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। हमारे मलेरिया के बहुत ही कम केसेस हैं, और अगर केसेस भी बात करें तो वो मोस्टली जिसको कहते हैं नॉन इंडिजिनस जो कहते हैं, बाहर से जो हैं वो केसेस हैं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि हमारा हिमाचल जो है वो बहुत स्वच्छ है, और जो हमारा एक नेशनल मिशन है स्वच्छता का, उसमें हिमाचल जो है वो काफ़ी अग्रणी है? हम अपने प्रदेश को और अपने अगल बगल अपने गाँव को, अपने घर को काफ़ी साफ रखते हैं। नहीं, मैं वही आपको एक मलेरिया वाले एक्सपेक्ट पे तो ज़रूर कहूँगा कि हमारी कोशिश ये है कि हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उन्हें हम मलेरिया फ्री भी। अच्छा। हमारा जो नेशनल हेल्थ मिशन के की डिलीवरेबल्स में ये आता है कि आपको मलेरिया प्रोग्राम में कुछ आपने ज़िले जो हैं आपने मलेरिया फ्री करने हैं। यानी कि वहाँ मच्छर नहीं है? नहीं, वहाँ मलेरिया नहीं है, मच्छर तो होगा बट द मलेरिया पैरासाइट जो बात करें अगर हम, तो मलेरिया वाला मच्छर नहीं है वहाँ पर। ओके। पर दूसरे हाथ देखें तो इसमें तो हम काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। जैसे डेंगू की बात करें, अब डेंगू तो एक फ्रेश वाटर में भी आके मिल जाएगा। आपका जो पानी का टैंक है उसमें अगर आपका ढक्कन खुला है तो ब्रीडर्स जो है वहाँ आपको ब्रीडिंग साइट्स दिख जाएंगी। इवन मतलब डेंगू एक इस तरह का है क्योंकि इसमें काफ़ी घातक होता है। अगर आपके जैसे डेंगू हेमरेजिक फीवर जो बात करते हैं, जिसमें मतलब आपका जो ब्लड काउंट है वो ब्लड काउंट काफ़ी कम हो जाता है, प्लेटलेट्स फॉल हो जाते हैं, तो आपको इवन ब्लीडिंग किसी पॉइंट से शुरू हो जाती है। तो इट इज़ मतलब वेरी डेंजरस। तो उस चीज़ को डेंगू से बचने के लिए क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो अपने आसपास किसी भी तरह का पानी ना जमा होने दें। मैं ये अर्बन वालों के लिए भी मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने अपने ज़िलों में भी दौरा किया है तो मुझे कई जगह मिला है कि जो आपके फ्लावर पॉट्स, जैसे आप प्लांटेशन करते हैं, तो जहाँ पे डेंगू जहाँ पे ये मच्छर है एडीज़, तो वो वहाँ पे जाके अपना ब्रीडिंग साइट्स बना लेते हैं। और हम जनरली अपने जो प्लांट्स हैं उनको कभी मतलब उसका जो एक्स्ट्रा पानी ऊपर का होता है उसको खाली नहीं करते, और ये देखने में ऐसे विजिबल नहीं होते जब तक आप एक टॉर्च लेके उसे बड़े ध्यान से ना देखें। तभी एक कहा जाता है कि भी आप जो है खुले जो है, अब जैसे पानी का स्रोत है आपका जो मेन टैंक है, अगर वो ज़रा सा भी खुला है तो मतलब उसमें किसी ना किसी तरह से ब्रीडर्स होंगे ही होंगे। यानी कि हमें अपने सारे वाटर सोर्सेज का और जहाँ जहाँ पर भी हम पानी डाल रहे हैं, चाहे वो हमारे घर में हमारे गमले ही क्यों ना हो, या अक्सर देखा गया है डॉक्टर साहब कि जहाँ पर कपड़े धोए जाते हैं, अगर घर के बाहर आंगन में अगर कपड़े धोए जाते हैं तो वो जो नालियाँ होती हैं उसमें अक्सर पानी थोड़ा थोड़ा रह जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को हमको अपने आप को रोकना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अगल बगल सब कुछ सूखा रहे।
ड्राई रहे बिल्कुल। हाँ, ड्राई भी रहे। और एक्चुअली डेंगू में सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये इट्स अ क्लीन वाटर वायरस। जी जी। तो अगर ये क्लीन है कहीं आपके तो डेंगू दूषित जल भी जरूरत नहीं है उसके लिए। हाँ जी, हाँ जी, मलेरिया दूषित में होता है, पर इसमें तो आपको क्लीन में भी आपको मिल जाएगा अगर आपने ध्यान रखा है। मैं एक आपके माध्यम से जो मतलब निचले इलाकों में रहते हैं लोग, अपने कूलर्स जो हैं, जी जी बिल्कुल, हम एक बार यूज़ करते हैं फिर उसमें पानी बचा रहेगा। जी तो मेरा आप सबसे ये आपके माध्यम से ये भी कहने का है कि ज़रूर इसको भी ध्यान रखें। आपके टायर्स हो गए, घर में कप्स पड़े होते हैं, जी। कहीं पुरानी कॉर्नर में बॉटल। टायर्स की बात आपने बिल्कुल सही कही डॉक्टर साहब, जी। बिकॉज लोगों को ना टायर्स में आजकल फूल लगाने का शौक हो गया हुआ है, तो टायर को आधा काट के, तो वो अक्सर मैंने देखा है कि उसमें पानी भरा होता है। जी। लोगों ने गांव अपने उसमें अपने गार्डन्स में लगाए होते हैं, तो उसमें ये आपने बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब कि कूलर, टायर्स, अपने जितने गमले हैं उनका ख्याल रखें। इसमें मेरा तो बस एक मकसद है कि अगर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो हम बात करते हैं ना, कि अगर प्रिवेंशन हो गया तो मतलब आपका इलाज कराने की जरूरत नहीं है जी। और इसमें इलाज भी कोई, अगर आप डेंगू में देखें, अगर डेंगू आपको काफ़ी अगर लेट स्टेज में पता लगता है, ट्रीटमेंट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बेसिकली सिम्टोमेटिकली मैनेज किया जाता है कि पेशेंट जो है अपने जो है इससे निकलेगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं जल जनित रोग, और जल जनित रोग में हमें यही समझ में आ रहा है कि दूषित पानी जो है वो हमें नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां जो हैं वो पेट से होती हैं। और अगर हम देखें अपने मॉडर्न लाइफस्टाइल को आजकल, तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों ने अपने आप को एक साफ़ पानी देने के लिए आरओ या जो हम फिल्टर्स करते हैं, जो ये हमारे बिजली से चलते हुए जो हैं, वो एक ट्रेंड हो गया है डॉक्टर साहब कि हर किसी के घर में, यहाँ तक कि अब तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, हर ऑफिस बिल्डिंग्स में, सब में लग गया है। तो आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब कि क्या सिर्फ आरओ और फिल्टर लगा लेने से हमारा जल जो है वो बिल्कुल एकदम स्वच्छ हो जाता है? क्या वो बिल्कुल पीने लायक होता है, या उसके अलावा भी कुछ और करना चाहिए, या मतलब व्हाट इज़ दी मोस्ट स्वच्छ वाटर? इसमें अगर बात करें तो एक कलेक्टिव जो अप्रोच है कि जैसे पानी, एक तो पहले जो है पानी को पहले ही ट्रीट कर, जो है पानी किसी वाटर टैंक में अगर जा रहा है तो पहले उसे ट्रीट कर लिया जाए। सरकार पहले ही उसको साफ करके भेज रही है। आप क्लोरिनेट करके उसे दे रहे हैं, सेडिमेंटेशन फिल्टर्स में जाके उसको करके दे रहे हैं। फिर उसके बाद जो है लास्ट में जब घरों में पहुंचता है तो उस टाइम लोग जो है ये अल्ट्रावायलेट, जो आपने यूवी की बात की और रिवर्स की बात की, हाँ, वो इस्तेमाल करते हैं। और आजकल जो है मॉडर्न इसमें जो है इसको यूज़ किया जाता है। बट फिर भी आई एडवाइस कि जो है पानी को उबालें, खासकर जब रेनी सीजन हो। अगर आपने बॉयल वाटर का यूज़ किया है, बॉयल वाटर में भी स्पेसिफिकली कि आप 2 से जो 5 मिनट तक जो है उसे खोलने दें एकदम ऐसे। हाँ जी। तो दैट वो उसको हम कहेंगे कि ये अब पानी जो है बॉईल हो गया है। हालांकि फिल्टर में वो एक यूवी के थ्रू पास होके वही प्रोसेस हो जाता है, पर फिर भी हम जो घरों में यूज़ करते हैं तो हम वैसे, यानी कि आपका ये कहना है कि बारिश के मौसम में कुछ ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उस वक्त पानी में बैक्टीरियाज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कोशिश करें कि, और स्पेशली घर में अगर बुजुर्ग और छोटे बच्चे हैं, तो पानी को 10 मिनट, मतलब 5 से 10 मिनट उबाल के ठंडा करके तब पिएं, भले ही आपने अपने घर में आरओ या फिल्टर लगाए हुए हों। वैसे आपकी इसके साथ मैम एक प्राइम मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि हैंड वॉशिंग। जी, मैं उसी पे आ रही थी। जी प्लीज। नहीं, आप बताएं हैंड वॉशिंग। जो हैंड वॉशिंग जो है, हाथ धोने का जो तरीका है वो बड़ा स्पेसिफिक। एक तो आप जब भी आप अपना शौच में जाते हैं उसके बाद अपने हाथ ज़रूर दें। घर पे जब आप आते हैं, आई थिंक कोविड में भी काफ़ी कुछ चीज़ें हमने सीखी हैं। मैं अपनी बात तो करूंगी डॉक्टर साहब कि कोविड ने मुझे दिन में एटलीस्ट 4-5 दफ़े हाथ धोना ज़रूर सिखा दिया। घर से, मैं बाहर से जब भी घर आती हूँ, मैं पहली चीज़ जो है वो मैं हाथ धोती हूँ, तो जो पहले नहीं करते थे। हाँ। लेकिन कोविड ने ये ज़रूर सिखाया है। जी। तो ये एक मतलब बच्चों में तो खासकर ये आदत आपको अभी से डाल दें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों में तो बहुत जल्दी जो है ऐसे इस तरह से अगर हाथ आप ना धोएं, ना हैंड हाइजीन रखें तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन। और डॉक्टर साहब, जैसे मैं एक ग्लास सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर ये डिजीज़ हो जाती हैं तो खान पान किस तरह का करना चाहिए, किस तरह का खाना खाना चाहिए उस वक्त? देखिए, मोस्टली अगर बात करें तो थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट जो बात करते हैं हम, कि जैसे खिचड़ी वगैरह हो गया, इस तरह का जो मतलब डाइजेशन जो है, डाइजेशन के लिए, क्योंकि आप डायरिया में आपका पहले ही फ्लोरा जो है आपका ख़त्म हो चुका है, फिर आप ट्रीटमेंट करते हैं
एंटीबायोटिक्स का, जिससे जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा भी है वो भी खत्म हो जाता है, तो डाइजेशन में वैसे ही दिक्कत होती है। यानी तो कि दही खाएं, हल्का खाएं, ORS 4-5 दिन तक पीते रहें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, है ना। तो डॉक्टर साहब मैं ये कहूँगी कि अगर कोई 2 चीज़ें आपने हमारे दर्शकों को कहनी हो कि अगर कि इन जल जनित रोगों से बचने के लिए 2 चीज़ें जो करनी हो, तो वो क्या कहेंगे आप? मैं 2 चीज़ें ये रिक्वेस्ट करूँगा। पहले तो अपना हैंड हाइजीन जी, हाथ धोएं जी 2 से 3 मिनट तक। मुझे इसके भी अगर हम बात करें तो WHO कहता है देयर आर 7 स्टेप्स फॉर वॉश, जो 7 स्टेप्स हैं हाथ धोने के लिए। तो मतलब सब तरह से एकदम ऐसे अपने हाथों ऐसे बिल्कुल अपने नाखूनों को सब तरह से धोएं करके फिर। और दूसरी चीज़ उबला हुआ पानी जो है वो पिए। चलिए, आई एम श्योर डॉक्टर साहब कि हमारे दर्शक जो हैं वो आपकी इन दोनों बातों का बिल्कुल ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।